हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वर्ड विचार का, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो चयन परीक्षा होने जा रही है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ ही गया है, उस समय रहते हुए वर्ग 3 का भी नोटिफिकेशन फरवरी के समथिंग आ ही जाएगा। तब तक के आप बराबर की मेहनत करते रहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कुछ भी ना छोड़ो, बराबर का हर टॉपिक कंप्लीट करो। अगर आप हर टॉपिक को अच्छी गहराई से देखते हैं तो सिलेक्शन 101% होगा आपका। यदि जितनी मेहनत करोगे, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लाती है। तो आज का जो पहला शुरुआत करेंगे वर्ड विचार। जैसे आज पहला है जो वर्ड, शुरुआत करेंगे वर्ड से। यानी वर्ड किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ड कहते हैं। जिस ध्वनि के अपन टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसी को वर्ड कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ड कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या वर्ड कहते हैं। जैसे क, ख, आ, ये क्या है? वर्ड हैं। इनके और अलग टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अगर मौखिक आधार पर कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक आधार पर कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। नेक्स्ट है जैसे और अर्थ के आधार पर देखो, ध्वनि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। जैसे रा उम्मा को मिला ले तो राम बनता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। भाषा के पूर्णता इकाई क्या होती है? वाक्य। भाषा की पूर्णता इकाई क्या होती है? वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी और भाषा की पूर्णता इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। नेक्स्ट है जैसे हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। या अपन स्पष्ट तरीके से ये भी बोल दें कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित जो क्रम होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह या क्रम होता है, व्यवस्थित समूह या जो क्रमबद्ध तरीके से जो उन्हें रखा जाता है उसी को क्या वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते? 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। लेकिन कुल वर्णों की बात कहेंगे तो 52 है। वर्णों की संख्या कितनी है? डायरेक्ट पूछा जाए तो 44 है। अगर कुल शब्द जोड़ दिया जाए तो 52 राइट आंसर लगाना है। तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। जैसे नेक्स्ट है, इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णों को कितने? 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है स्वर, दूसरा क्या होता है? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधे मुंह के बाहर निकल जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। या स्पष्ट तरीके से कहो जाए कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहा जाता है। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 11 मानी गई है। आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, आ, कुल मिला के कितनी है? 11। और जो अंग आहा होता है इन्हें अयोग्यवाह माना गया है। क्या माना गया है? अयोग्यवाह। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है।
स्वरों का विभाजन मात्रा और काल यानी समय के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? मात्रा और काल के आधार पर कहा जाए तो 3 भागों में इनको बांटा जाता है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है कौन सा? प्लुप्त स्वरवादिक होता है। ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें एक मात्रा काल का समय लगता है, या फिर कहा जाए ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जो कितने, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। ये 4 ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। आ, ई, उ और ऋषि। और आगे जैसे देखा जाए, अब है आगे कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है या 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है या 2 मात्रा काल का समय लगता है उन्हें क्या? दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ, और इसमें औ भी आ जाता है। इसमें औ भी आ जाता है। और प्लुप्त स्वर होता है जिसमें 3 मात्रा काल का समय लगता है। जैसे ओम, जब किसी शब्द को अपन ज़्यादा खींचते हैं तो उसमें 3 मात्रा काल का समय लग जाता है। जैसे ओम, जिसमें ज़्यादातर स्वरों को खींचा जाता है उसमें 3 मात्रा काल का समय हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा स्वर होता है? प्लुप्त स्वर होता है। कौन सा? प्लुप्त स्वर होता है। जैसे यदि आगे है, जैसे नेक्स्ट, रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? जिनको, जैसे मूल स्वर होते हैं जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, अन्य स्वर के संयोग से नहीं होती है, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। जो ह्रस्व स्वर हैं वही मूल स्वर हैं। जो ह्रस्व स्वर है ना, वही अपने मूल स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋषि। आ, ई, उ और ऋषि, ये कौन से हैं? मूल स्वर भी इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। जो संधि स्वर होते हैं या संयुक्त स्वर होते हैं उन्हें क्या? दीर्घ स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है या संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर जैसे आ मिलके क्या? छोटा आ मिलके क्या? बड़ा आ बना देते हैं। छोटी ई मिलके क्या? बड़ी ई बना देते हैं या दीर्घ ई बना देते हैं। छोटा ऊ मिलके क्या? बड़ा ऊ बना देते हैं। तो ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर। कौन से हैं? दीर्घ स्वर। अब इसके जित हो गए दीर्घ स्वर। इसके बाद में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे आ व ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ व ए को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा। आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। आ और ओ को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो ये कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से? संयुक्त स्वर होते हैं। इनमें जैसे जो दीर्घ स्वर होते हैं इनमें सवर्णीय शब्द मिलते हैं। कैसे? सवर्णीय शब्द मिलते हैं। और इसके बाद में जैसे समान स्वर निकालने वाले शब्द मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जिसमें असामान्य स्वर होते हैं उन्हें कौन से? संयुक्त स्वर कहा जाता है। कौन सा? संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट जो ओंठों के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। ओंठों के आधार पर स्वरों के कितने? 2 भेद होते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है आवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओंठ यानी मुंह कैसा हो जाए? गोल आकार का। जिन स्वरों को बोलते समय मुख का आकार कैसा हो जाए? वृत्त के आकार का हो जाए या गोल हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। कौन से? वृत्ताकार स्वर कहा जाता है।
इसके बाद में नेक्स्ट में अपन प्रैक्टिस सेट भी इसका करेंगे कि जैसे क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछे जाएंगे। जैसे वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे वृत्ताकार स्वर हैं ऊ, ऊ, ओ, औ और ऑपेश वाला आ। अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से, जिसमें मुख होता है गोला, गोल नहीं होता या गोलाकार नहीं होता है। कौन कौन से, आ, ई, ऋषि, ए, जी कौन से होते हैं, आवृत्ताकार स्वर होते हैं। कौन से, आवृत्ताकार स्वर होते हैं। आ, ई, ऋषि, ए, जी आवृत्ताकार स्वर हैं। जैसे जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जीव के आधार पर, जो जीव के आधार पर अपन बोलते हैं ना, उनके कितने, 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं, जैसे जीव के आधार पर स्वरों के 3 भेद कौन कौन से हैं, जैसे अग्रस्वर हो गया, कौन सा, अग्रस्वर हो गया, मध्यस्वर हो गया और पश्चस्वर हो गया। अग्रस्वर, मध्यस्वर और कौन सा, पश्चस्वर। अग्रस्वर कौन सा होता है, अग्रस्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का आगे का भाग सक्रिय रहता है या आगे वाला हिस्सा काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग सक्रिय रहेगा या आगे वाला भाग काम करेगा, उन्हें अग्रस्वर कहेंगे। क्या बोलेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। जैसे ई, ए, और ऋषि, ये क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। इसमें जीभ के आगे वाला भाग काम करता है। मध्यस्वर किसे कहते हैं, मध्यस्वर किसे कहते हैं, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्यस्वर कहते हैं। जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्यस्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें केवल एक ही वर्ड आता है मध्य स्वर में, केवल ह्रस्व आ। कौन सा, ह्रस्व आ, यानी छोटा आ जो होता है, ये केवल एक मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। इसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है। जीभ का कौन सा भाग काम करता है, मध्य भाग काम करता है। पश्च स्वर कौन से होते हैं, जिनमें जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है। जैसा नाम वैसी उसका काम है। जिसमें जीभ का अंतिम भाग सक्रिय रहता है या जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, उन्हें कौन सा, पश्च स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, अब इसमें आ जाता है जैसे आ, ऑपेश वाला आ, ऊ और ओ और औ, ये वर्ड इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन सा, आ, ऑपेश वाला आ, और ऊ, वो बड़ा ऊ, और ऊ, और इसके बाद में आओ, ऊ और आओ। इसमें जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है। नेक्स्ट है जैसे कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने, 2 भेद हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने, 2 भेद हैं। कौन सा, एक तो होता है निर्नुनासिक स्वर और एक होता है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वरों में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर दिया जाता है, उसे हवा सीधे मुख के द्वार बाहर निकल जाते हैं, उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें पूरे क्या आ जाते हैं, अपने पूरे स्वर सम्मिलित किए जाते हैं। जो 11 स्वर है ना, 11 स्वरों को सम्मिलित इसमें निर्नुनासिक स्वर में सम्मिलित किया जाता है। अब है इसके बाद में अनुस्वर। अनुस्वर में केवल जो चंद्रबिंदी वाले शब्द होते हैं, जैसे जो स्वर है ना 11, इनके ऊपर चंद्रबिंदी रख दो तो समझ लेना वे निर्नुनासिक, वे क्या हो जाएंगे, अनुनासिक के स्वर हो जाएंगे। केवल सभी में चंद्रबिंदी लगा दो तो वो कौन से हो जाएंगे, अनुनासिक के स्वर हो जाएंगे। और सारे स्वरों को यदि गिन लो तो वह निर्नुनासिक हो जाएंगे, और चंद्रबिंदी लगा दो तो अनुनासिक हो जाएंगे। अयोग्य वाय, अयोग्य वायों की संख्या कितनी है, अयोग्य वायों की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2। जिन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन माना जाता है। जो अंग और आहा हैं, एक होता है अनुस्वर और दूसरा होता है कौन सा, विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहा जाता है,
अयोग्य वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग्य वाह। ना तो इनको स्वरों में गिना जाता है और ना ही व्यंजनों में, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अयोग्य वाह। क्या कहा गया है? अयोग्य वाह। जैसे अनुस्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर से पहले आ का स्वर निकलता है, अनुस्वर के बाद या, रा, ला, वा, सा, 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 हा आते हैं। यानी इन्हें क्या कहा जाता है? संयोग स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोग स्वर कहा जाता है। जैसे विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग कहते हैं। अगर विसर्ग जहां पर लगा हो, जैसे रामः, राम में पीछे अपन ने विसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? रामः। और जहां पर विसर्ग लगा होता है वहां पर किसकी? हा की ध्वनि निकलती है। किसकी? हा की ध्वनि निकलती है। हा हल वाला हल, हा हल को होता है, इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे नेक्स्ट है स्वरों के उच्चारण स्थान। किस स्वर का क्या उच्चारण स्थान है? जैसे आ और आ का उपसर्ग, इसका उच्चारण स्थान है क्या? कंठ। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान है क्या? तालु। ऋषि का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है क्या? ओष्ठ। ए आय का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। क्या है? कंठ और तालु। वा का उच्चारण स्थान है क्या? दंतोष्ठ। हा का उच्चारण स्थान क्या है? स्वर तंत्र। क्या है? स्वर तंत्र। इसके बाद अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक। और ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है। तालु तथा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने? 4 भेद हैं। तालु और मुख आकृति के आधार पर स्वरों के कितने? 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं वे? जैसे वृत्ताकार स्वर हो गए, आवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार स्वर हो गए, विवृत्ताकार स्वर हो गए, अर्धवृत्ताकार स्वर हो गए। वृत्ताकार स्वर जिसमें मुख कैसा, यानी समवृत्ताकार स्वर जिसमें पूरी तरह से वृत्त के समान हो जाए। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे समवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ई, ऊ, इसमें जीव का संपूर्ण भाग ऊपर की ओर उठता है, इसलिए इसे समवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके समवृत्ताकार स्वर हो गया। इसके बाद विवृत्ताकार स्वर। विवृत्ताकार स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संपूर्ण खुल जाता है उसे क्या? विवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ, केवल दीर्घ आ इसके अंतर्गत आता है। जैसे जो नेक्स्ट है अपना अर्धवृत्ताकार स्वर। कौन सा? अर्धवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत्त स्वरों से कम खुलता है उसे अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आए, आओ, आ, ऑफिस वाला आ, ये कौन से होते हैं? अर्धवृत्ताकार स्वर होते हैं। कौन से? अर्धवृत्ताकार स्वर होते हैं। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जैसे ये व्यंजन जो होता है वो आधी मात्रा में बोला जाता है। जैसे एक मात्रोसो भविष्यासु द्विमात्रोसो दीर्घोच्यते त्रिमात्रेसो प्लुप्त जय व्यंजन चा आदि मात्रिकम। व्यंजन आदि मात्रा में बोला जाता है। एक मात्रोसो भविष्यासु, एक मात्रा में ह्रस्व स्वर, द्विमात्रोसो दीर्घोच्यते, दो मात्रा में किसको? दीर्घ स्वर को बोला जाता है। त्रिमात्रेसु प्लुप्त स्वर, 3 मात्राओं में प्लुप्त स्वर को बोला जाता है। व्यंजन चा आदि मात्रिकम, व्यंजन को कौन सी? आधी मात्रा में बोला जाता है। व्यंजन की कैसी होती है? आधी मात्रा होती है। जैसे तो वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जैसे का, की, का,
की। देखो का में आ की मात्रा लगी है और का में का बड़ा आ की मात्रा लगी है, की में ई की मात्रा लगी हुई है। जो जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी? 33 होती है। और द्विगुण व्यंजन मिलाने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। और द्विगुण व्यंजन मिलाने से इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 35 हो जाती है। स्पर्श व्यंजनों के आधार पर हम 5 भागों में विभाजित करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कितने हैं? 5 वर्ग हैं। का वर्ग में का खा गा गा ङा आ जाता है। चा वर्ग में चा छा जा जा यहाँ आ जाता है। टा वर्ग में टा ठा डा डा णा आ जाता है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा आ जाता है। और इसके पा के बाद में ता हुए, ता वर्ग में ता था दादा ना आ जाएगा। तो कुल मिला के कितने? 5 वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। तो 5 वर्ग कुल मिला के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग हैं और 5 ही उसमें वर्ण हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी है? का से मां तक के वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन जैसे का वर्ग मैंने अभी हाल बताया, चा वर्ग अभी हाल बताया। का वर्ग को कहाँ से? कंठ से बोला जाता है। का वर्ग को कहाँ से? कंठ से बोला जाता है। और इसके बाद में चा वर्ग को कहाँ से? तालु से बोला जाता है। टा वर्ग को मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग को दंत से बोला जाता है। पा वर्ग को ओष्ठ से बोला जाता है। और अंतास्त व्यंजन कौन कौन से हैं? या रा ला वा, या रा ला वा, ये कौन से अंतास्त व्यंजन हैं। इसके बाद में बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे क्या क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4। कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल 4 है। जैसे क्षत्रिय वाला जो छा है का और सा से मिलके बना होता है। और त्रा त्रिशूल का है जैसे ता और रा से मिलके बना होता है। ज्ञानी का होता है जो जा और यहाँ से मिलके बना होता है। तो जा और यहाँ मिलके क्या बनाते हैं? ज्ञा। और ऋषि जो होता है सा और रा से मिलके बना होता है। तो कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि, ये सारे ये 4 वर्ण हैं जो कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद में कंपन के आधार पर 2 वर्ण होते हैं, एक घोष और दूसरा कौन सा होता है? अघोष। नेक्स्ट अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट। क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट। अब जो बाकी के अपन कल कंप्लीट करेंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है जैसे अपना, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते हैं उसे क्या कहेंगे? वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते उसे क्या कहेंगे? जैसे पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है स्वर, तीसरा ऑप्शन है वर्ण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्या? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे जिसके खंडन नहीं किए जा सकते तो क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कुल वर्ण नहीं पूछा है उसने, कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 44 वर्ण हैं। कितने हैं? 44 वर्ण हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर वर्ण पूछा था, यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या पूछी है। तो कुल वर्णों की बात कहेगा, मैंने अभी हाल बताया है। अगर वर्ण की बात कहेगा तो कितने बताना है? 44। वो कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो कितना लगाना है? 52। कितने हैं? 52। और व्यंजनों की बात कहेंगे तो 33 और स्वरों की बात कहेंगे तो कितने हैं? 11। 11 और 33 को मिलाओगे तो कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं ना। लेकिन अपन जो कुल वर्णों की बात कहेंगे तो उनकी संख्या कुल कितनी है? 52 है। कितनी है? 52।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या अभी हाल मैंने बताया, स्पर्श व्यंजन का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग कुल कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में 5 बैठ हैं तो पचम 25 कितने हो जाएंगे? 33, 44, 11 या 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुल कितने हो जाएंगे? 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 25 वर्ड इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं। स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, जो अभी हाल क्वेश्चन आया है। स्पर्श व्यंजनों को कुल कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो कितने? 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन सा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कुल व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 11, 21, 33 या 44। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 11, 21, 33 या 44। कुल वर्णों, देखो 11 क्या है? अपने स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। और कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 44। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। 21 किसी को माना ही नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है स्वर, तीसरा ऑप्शन है शब्द, चौथा ऑप्शन है संयुक्त वर्ण। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की अपना आवश्यकता नहीं होती है या अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर, चौथा ऑप्शन है शब्द। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है उसे क्या कहेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, दूसरी साइड में ऑप्शन है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अयोग्य वाह्य कहते हैं। जैसे अनुस्वर और विसर्ग, उन्हें क्या कहते हैं? जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है उन्हें अयोग्य वाह्य कहते हैं। जैसे अनुस्वर और विसर्ग, जो ये दोनों ही क्या है? अयोग्य वाह्य है। इन्हें ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है, अनुस्वर और विसर्ग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अयोग्य वाह्य कितने प्रकार के हैं। अयोग्य वाह्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। जो टेट 2013 में पूछा गया है, टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है, अयोग्य वाह्य कितने प्रकार के हैं। अयोग्य वाह्य 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 प्रकार के। अभी हाल मैंने बताया है, जो अनुस्वर और विसर्ग। कौन से? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग ये दोनों ही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अयोग्य वाह्य हैं। अयोग्य वाह्य हैं। पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अनुस्वर, विसर्ग और अनुस्वर, चौथा ऑप्शन है वर्ण। अयोग्य वाह्य हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, विसर्ग हैं या अनुस्वर हैं या वर्ण हैं।
एक ही ऑप्शन में अनुस्वर, विसर्ग और अनुस्वर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अयोग्य वाय है विसर्ग अनुस्वर है। क्या है? विसर्ग अनुस्वर है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ए आई किस प्रकार के वर्ड हैं? ए आई किस प्रकार के वर्ड हैं? पहला ऑप्शन है कंठ तालु, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्ट, तीसरा ऑप्शन है तालु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ए आई वर्ड हैं इनको कहाँ से बोला जाता है? कंठ और तालु से बोला जाता है। किससे? कंठ और तालु से बोला जाता है। तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे? कंठ और तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? जी ध्यान रखना, जैसे पहला बताया गया तालब्य, दूसरा बताया कंठ, चौथा है, तीसरा है कंठोष्ठ और चौथा है कौन सा? सभी। जब यहाँ पर अपन को उच्चारण स्थान पूछा गया है और ए आई ओ औ यहाँ से आगे का वर्ड है, तो जी ध्यान रखना दो जगह से इसको बोला जाता है। तो ओ और औ कंठ और कैसे? ओष्ठ से बोला जाता है, कंठोष्ठ से बोला जाता है। किससे? कंठोष्ठ से बोला जाता है। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से अग्रस्वर है, अग्रस्वर कौन सा है? ऊ है या ई ऋषि है या आ है या इनमें से कोई नहीं। तो जो अग्रस्वर है वो कौन सा है? ई और ऋषि। ये कौन से अग्रस्वर हैं? जीभ का आगे वाला भाग काम इसमें करता है। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिसमें जीभ के आगे वाला भाग काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर नहीं है। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? वृत्ताकार स्वर नहीं है। उ आ उ ओ, इनमें से कौन सा वृत्ताकार स्वर नहीं है? तो कौन सा? आ इसमें वृत्ताकार स्वर नहीं है। आ इसमें वृत्ताकार स्वर नहीं है। ऊ में मुख जो हो रहा है वृत्त के आकार का बन रहा है। ऊ वृत्त के आकार का बनना, ओ वृत्त के आकार का बनना, आ में वृत्त के आकार का नहीं बन रहा है। कौन सा? वृत्ताकार स्वर नहीं है, तो आ इसमें वृत्ताकार स्वर नहीं है। बी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? जीभ के आधार पर अपने जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो जीवा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर किसे बोलते हैं? जिसमें जीभ के आगे वाला भाग काम करता है उसे अग्रस्वर बोलते हैं। और जिसमें जिसमें जीभ के मध्य का भाग काम करता है उसे मध्यस्वर। और पश्चस्वर जिसमें जीभ के पीछे वाला भाग काम करता है उसे क्या बोलेंगे? पश्चस्वर कहेंगे। क्या? कौन सा स्वर? पश्चस्वर कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। कौन सी तालव्य ध्वनि नहीं है? तो या और रा इसमें तालव्य ध्वनि नहीं है। या और रा इसमें तालव्य ध्वनि नहीं है। ई इसमें तालव्य ध्वनि है। चा छा इसमें तालव्य ध्वनि है। जा झा इसमें तालव्य ध्वनि है, लेकिन या रा इसमें तालव्य ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही नहीं है। आ तालव्य है, तो जी वाला आ तालव्य नहीं है। जी कौन सा है? आ कंठ से बोला जाता है। क खा कंठ से बोला जाता है। या वा अंताष्ट व्यंजन है। पा फा ओष्ठ है। ये सारे सही हैं, लेकिन आ तालव्य से नहीं बोला जाता। लेकिन आ और छोटा आ और बड़ा आ कैसे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से घोष वर्ण नहीं है। कौन सा इसमें से घोष वर्ण नहीं है?